मेरी भाभी हर साल उम्मीद से होती और 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती। हम सब घर वाले बहुत खुश होते। मेरी अम्मा पूरे मोहल्ले में खूब मिठाइयाँ बांटती, मगर मेरा भाई चुपचाप होता। ऐसे लगता जैसे उसे अपनी औलाद होने पर खुशी ना हुई हो। फिर उसी रात भाभी के कमरे से रोने की आवाजें आती रहती। ऐसे लगता जैसे भाई भाभी को मार रहे हों। मैं डर के मारे सोती रहती, अम्मा को कुछ ना बताती। सुबह होती तो दोनों बच्चे फौत हो चुके होते। भाई और भाभी से पूछते तो वो दोनों कहते ये बच्चे बीमार पैदा हुए थे, इसीलिए आधी रात को दम तोड़ गए। हम सब बहुत हैरान होते। इस बार भाभी उम्मीद से हुई तो डिलीवरी से चंद दिन पहले वो आधी रात को किसी से मिलने जाती। मैं हैरान थी कि भाभी आधी रात को किससे मिलने जाती हैं। एक रात पीछे जाकर देखा तो सर पर आसमान टूट पड़ा। सोच भी ना सकती थी कि भाभी इस हद तक गिर जाएंगी। मुझे अपनी भाभी से नफरत होने लगी थी, क्योंकि भाभी तो तन्हाई में। मेरा नाम रानिया है। आज मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। सब लोग अपने घरों में गर्म बिस्तरों में नींद के मजे ले रहे थे, लेकिन एक मैं थी जो इस वक्त भी जाग रही थी। आधी रात का वक्त था और मैं दर्द से तड़पती हुई जाने कब से करवट पे करवट लिए जा रही थी। शुरू में इतना दर्द नहीं था और मेरी आंख भी लगी थी, मगर अब दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। मुझे याद था मैं शाम तक भली चंगी थी, लेकिन जैसे ही रात का खाना खाने के बाद भाभी ने मुझे दूध का गिलास दिया तो उसे पीते ही मुझे जोर की उबकाई आई थी और मैंने खाया पिया सब उलट दिया था। उल्टी करते ही मैं खुद को हल्का महसूस करने लगी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही मेदे में जैसे छुरियां सी चलनी शुरू हो गई थी। मैंने तड़पते हुए अम्मा की चारपाई पर नजर डाली तो वो गहरी नींद में थी। अब्बा और भाई भी घर पे ना थे। वो दोनों हर जुमे को शहर जाया करते थे, जहाँ वो अपनी दुकान के लिए सामान खरीदा करते थे। वो 2 दिन बाद वापिस आया करते थे और सख्त हैरत की बात थी कि उसी रात भाभी मुझे और अम्मा को दूध का गिलास दिया करती थी। मुझे दूध ज्यादा पसंद नहीं था, मगर भाभी पिलाकर ही दम लेती थी। कल रात वो दूध मेरे मेदे में रुका ही नहीं और फिर इसी वजह से अब तक मैं दर्द से अपना पेट पकड़े बैठी थी। अम्मा को 2-3 बार आवाज भी दी थी, मगर वो तो जैसे नशा करके सोई थी। मजबूरन मैं खुद ही हिम्मत करके उठी और सहन में बने बावर्ची खाने की जानिब चली गई। गांव में बिजली का बहुत ज्यादा बहरान था। मर्जी होती तो 2-3 घंटे के लिए बिजली आ जाया करती, वरना हम तो भूल ही जाया करते थे कि बिजली नाम की भी कोई चीज होती है। खैर, आंगन में चांद की रोशनी छन छन करती आ रही थी। मैं मुश्किल बावर्ची खाने की तरफ जाने लगी। मेरा इरादा था वहां से वो चूरन उठाकर फांक लूंगी जो अम्मा अक्सर हमें पेट दर्द में खिलाया करती थी। मैं जैसे ही बावर्ची खाने में दाखिल हुई, उसी वक्त मुझे अपने पीछे किसी खटके का एहसास हुआ। मैंने अपने दिल पे हाथ रख लिया। इस वक्त कौन है? जरूर कोई चोर लुटेरा होगा, क्योंकि सबको पता था कि अब्बा और भाई घर पे नहीं हैं। ये ख्याल आते ही मैं अपना दर्द भूल भाल कर दीवार से चिमट कर खड़ी हो गई। मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने दरवाजे से भाभी को अंदर आते हुए देखा। भाभी इस वक्त कहाँ से आ रही हैं? मेरे दिलो दिमाग में यही सवाल गर्दिश करने लगा था। चांद की रोशनी में मुझे भाभी का घबराया हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। वो बार बार चादर से अपने वजूद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने जल्दी से दरवाजे पर कुंडी लगाई और दबे पांव चलते हुए अपने कमरे की जानिब जाने लगी। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहन रखी थी। उनके सर से चादर हटी तो मैंने देखा उनके बाल भी बिखरे हुए थे, जैसे वो किसी से लड़कर आ रही हो। भाभी ने जल्दी से चादर खींचकर सर पर कर ली और कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। मैं अपना दर्द भूल चुकी थी। मेरे सारे जिस्म पर खौफ तारी हो गया। भाभी कहाँ से आ रही थी, जबकि भाई भी घर पर ना थे। मैं अभी सिर्फ 18 साल की थी, मगर ये सब बातें खूब समझती थी। हमारे गांव में इस तरह के वाकयात को लड़कियां एक दूसरे के कान में मुंतकिल कर दिया करती थी। पिछले साल मेरी सहेली ने बताया था कि उसकी खाला को किसी ने देख लिया था आधी रात को किसी के साथ, और फिर उससे आगे सोचकर मेरी रूह कांपने लगी थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी भाभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरे जहन में शकुको शुबहात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। ना चाहते हुए भी मैं भाभी के कमरे की जानिब बढ़ने लगी। मैंने हल्के से उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। उनके कमरे से रोशनी आ रही थी। शायद उन्होंने मोमबत्ती जलाई हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने दस्तक दी, कमरे से रोशनी आना बंद हो गई और चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। भाभी ने माथे पर दुपट्टे से पट्टी बांधी हुई थी, जो वो हमेशा बांध कर सोया करती थी, और उनका लिबास भी तब्दील हुआ हुआ था। वो मुझे देखकर अजीब नजरों से चारों तरफ देखकर बोली, क्या हुआ रानिया? तूने इस वक्त मुझे डरा ही दिया है। इतनी गहरी नींद में थी।
वो जमाई लेते हुए बोली। उनको इस तरह देखकर तो मेरा दिल और घबराने लगा था। वो भाभी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, कोई गोली है? तो इससे आगे मुझसे कुछ ना कहा गया और मेरे मुंह से ये सुनकर भाभी एकदम से मुतमईन नजर आने लगी और जल्दी से गोली कमरे से ले आई। ये देख ले, अभी खा ले, जल्दी आराम दे देगी। वो दरवाजा बंद करने लगी और मैं वहीं पत्थर की बुत बनी खड़ी रह गई। मैंने सोचा था भाभी मुझे सब कुछ बता देंगी कि वो क्यों इस वक्त बाहर गई थी, मगर भाभी का बदला हुआ हुलिया और उनकी बातें मुझे बहुत कुछ समझा रही थी। मैंने मटके से पानी भरा, गोली खाकर सीधे अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। अम्मा के खर्राटों से कमरा गूंज रहा था। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। अम्मा तो कभी इस तरह गहरी नींद नहीं सोया करती थी। वो तो हल्की सी आहट पर भी उठ जाया करती थी। उनकी इस आदत से अब्बा बेजार रहा करते थे और वो अपने साथ साथ उनकी भी नींद खराब कर दिया करती थी। लेकिन आज उनको इस तरह गहरी नींद में देखकर मैं हैरान हो रही थी। उनको मेरी तकलीफ का भी अंदाजा ना हुआ था। मैं जो कब से करवटें बदल रही थी, कभी बाहर जाती गुसल खाने, कभी पानी पीने, तो उनको दरवाजे की भी आवाज तक ना आती। ऐसा पहले कभी ना हुआ था। मैंने अम्मा को 2-3 बार आवाज भी दी, मगर वो टस से मस ना हुई। अब तो इतनी सर्दी में भी मुझे पसीना आने लगा था। भाभी ने कल रात जो दूध हमें पिलाया था, वो कोई आम दूध नहीं था, बल्कि उसमें जरूर कोई न कोई नशा आवर दवाई मिली हुई थी। और अगर दूध पीते ही मैं उल्टी ना कर देती, तो इस वक्त मैं भी अम्मा की तरह बेसुध पड़ी रहती। मैं दिली दिल में दुआ भी कर रही थी कि जो कुछ मैंने देखा, काश वो मेरा वहम होता। अब तो फजर की अजानें भी शुरू हो चुकी थी। मेरा दर्द कम हो चुका था, मगर दिलो दिमाग में जो कशमकश चल रही थी, उसकी वजह से नींद ना आई थी। मैंने अम्मा को झिंझोड़ा, अम्मा अब उठ भी जाओ, देख तो सुबह हो गई। बड़ी मुश्किल से अम्मा ने करवट बदली और फजर का वक्त देखकर उछल पड़ी। हाय हाय, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। वो जल्दी से वजू करने चली गईं और नमाज अदा करने के बाद भैंसों के बाड़े की जानिब जल्दी जल्दी जाने लगी। वो काफी देर तक दूध धोती रही और फिर बड़ी स्टील की बाल्टी में काफी सारा दूध ले आई। रानिया, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो नाराजगी से मेरी जानिब देखकर बोली और बावर्ची खाने में चली गई। मैंने घबराकर भाभी के कमरे की तरफ देखा, जहाँ से अब खटपट की आवाजें आने लगी थी, और अचानक दरवाजा खुला और भाभी मुस्कुराती हुई बाहर निकली। अम्मा, आप रहने दें, मैं कर लूंगी नाश्ते का इंतजाम। और वो हमेशा की तरह अच्छी बहू बनकर सामने आ गई थी, मगर मेरे दिल में अब उनके लिए वो इज्जत नहीं रही थी। मैं तो अपनी भाभी को अजीम औरत समझा करती थी, और वो क्या निकली। मैं मुंह मोड़कर वहां से जाने लगी तो भाभी ने मुझे पुकारा, रानिया, तुम्हारे पेट का दर्द अब कुछ ठीक हुआ? तुम्हारे पेट का दर्द अब कैसा है? वो बड़े प्यार से पूछने लगी। अब बेहतर हूँ, मैंने बेरुखी से जवाब दिया और अपने कमरे में आकर सो गई। अम्मा को मैंने बता दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सारी रात जागने की वजह से मैं शाम तक सोती रह गई। जब मेरी आंख खुली तो धुंध लगी का वक्त था। गांव के हर घर से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। इस वक्त लोग अपने घरों में महसूर हुआ करते थे, मगर कुछ मर्द हजरात अपने दोस्तों के साथ किसी जगह बैठकर आग जलाकर गपशप कर लिया करते थे, और कुछ अपने बीवी बच्चों के साथ आग के पास बैठकर दिन भर की बातें भी किया करते, और खवातीन खाना बनाती, बच्चे कहानियां सुना करते। हमारे गांव में टीवी वगैरह तो थे, मगर बिजली हमेशा गायब रहा करती थी। तभी लोग जल्दी ही सो जाया करते थे। मैं भी इंतजार करने लगी कि मेरे घर वाले सो जाएं और आज मैं वो राज जान सकूं कि भाभी आधी रात को कहाँ जाती है। मेरे लिए अम्मा ने खिचड़ी बनाई थी। मैंने चंद ही लुकमे खाए थे और खामोशी से भाभी के हरकत और सिकनात को भांपते हुए पूछ लिया, भाभी, मैं रात को आपके कमरे में आई थी, मगर उस वक्त आप अपने कमरे में नहीं थी। मैंने जानबूझकर झूठ बोला ताकि उनके तासुरात जान सकूं। मैंने भी देखा, एक पल को उनका हाथ कांपा था और मुश्किल से उन्होंने तवे पे रोटी डाली। मैंने तो तुम्हें खुद दवाई दी थी, तुझे याद नहीं? अब वो घबराकर कभी अम्मा को देखती, कभी मुझे। मैंने एक और झूठ बोला, हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आई थी, उस वक्त आप कमरे में नहीं थी। मैंने सख्त लहजा अपनाते हुए कहा। अब अम्मा भी उनकी जानिब देखे जा रही थी, जबकि भाभी का रंग फक हो चुका था। उनका घबराता हुआ चेहरा देखकर अम्मा बीच में बोल पड़ी, अरे तू क्या थानेदार की तरह सवाल पे सवाल किए जा रही है? हो सकता है वो गुसल खाने गई हो। अम्मा ने जलती हुई रोटी को तवे से उतारते हुए कहा और मेरी जानिब अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे खामोश रहने का इशारा कर रही हूँ। भाभी जो के पत्थर बनी बस मुझे घूर रही थी।
अम्मा की आवाज पे चौंक पड़ी। ना जाने क्यों मेरे अंदर जैसे कुछ टूटने लगा था। मैं अपनी प्यारी भाभी का ये रूप बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे इल्म था आज रात भी भाभी मुझे वही दूध का गिलास पेश करेगी, लेकिन मैंने सोच लिया था आज मैं वो दूध नहीं पीऊंगी। जैसे ही भाभी दूध लाई, मैंने उनसे गिलास लिया और भाभी को वही दर्द की गोली लाने को कहा। वो बेख्याली में अपने कमरे में गोली लाने चली गई और मैंने जल्दी से दूध का गिलास दरख्त की जड़ों में गिरा दिया और भाभी को दिखाया कि मैं दूध पी चुकी हूँ। आज उनके चेहरे पे घबराहट और परेशानी के आसार नुमाया थे। मैंने देखा अम्मा पहले ही दूध पी चुकी थी। गांव में दूध की फरावानी थी, इसलिए हम रातों में दूध पीते। सोने का वक्त हो चुका था। अम्मा तो पहले ही चारपाई पर लेटी हूंग रही थी। मैंने सहन में झांका तो भाभी भी अपने कमरे की बत्ती बुझा चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया और लेट गई। अब मुझे इंतजार था किस वक्त भाभी घर से बाहर निकलती हैं। मुझे लेटे लेटे काफी देर हो चुकी थी। अब तो मैं उकता चुकी थी, सोने ही वाली थी कि मुझे वही खटके की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे की झड़ी से झांका तो वो भाभी ही थी, जो अभी अभी अपने कमरे से निकलकर सहन में बने लकड़ी के पुराने दरवाजे को आहिस्ता से खोल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं भी आहिस्ता से कमरे से बाहर निकली और उनका पीछा करने लगी। भाभी तेज रफ्तार कदमों से चलती हुई गली की सीध में जा रही थी। मैंने भी उनके पीछे जाने का सोचा और गिरती पड़ती उनके पीछे जाने लगी। गांव की खासी जमीन हमवार थी, जहाँ पर रोड रास्ते नहीं बने हुए थे। घर वगैरह भी तरतीब के साथ नहीं बने हुए थे। किसी का घर दूर तो किसी का नजदीक। हर किसी ने अपनी मर्जी से ही नक्शे बना रखे थे। भाभी जिस जानिब जा रही थी वहाँ पे दूर दूर तक किसी का घर नहीं था, बस खाली मैदान ही हुआ करता था। और काफी दूर जाकर वहाँ एक सरकारी अस्पताल था, जो यहाँ के लोगों ने बड़ी मुश्किल से मंजूर करवाया था और इसके लिए अपनी जमीन भी मुख्तस की थी। जाने मुझे क्यों लगा कि वो अस्पताल जा रही थी, वहां वो क्यों जाएंगी, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मैंने भाभी को अस्पताल से आगे जाते देखा। मैंने उनको जिस जगह दाखिल होते देखा वहां तो मैं कभी नहीं गई थी और ना कभी जाना चाहती थी। उफ, भाभी यहाँ इस वक्त अकेली क्या करने आई थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और वापस आने लगी। मेरा बदन एक अनदेखी आग में झुलस रहा था। ऐसे कैसे हो सकता था। मैं रोई जा रही थी मगर कुछ नहीं कर सकती थी। बड़ी मुश्किल से मैं घर तक पहुंची और सीधा भाभी के कमरे में चली गई, जहां मैंने पूरा कमरा छान मारा और मुझे उनके बिस्तर के नीचे से वो नींद आवर गोलियों का पत्ता मिल गया, जिसे वो हमेशा दूध में मिलाकर दिया करती थी। मगर ऐसा वो सिर्फ उसी दिन करती जब अब्बा और भाई घर पर ना होते थे। और जो कुछ भी कर रही थी बहुत गलत था। मैं अपने कमरे में आकर सोने लगी। क्या मुझे अम्मा को सच बता देना चाहिए था? मैं दुखी दिल के साथ सोचने लगी। आज से पहले मैं भाभी को एक मजलूम और बुलंद हौसले वाली औरत समझा करती थी, जो भाई के जुल्म सितम सहने के बावजूद अपनी जुबान पे कभी शिकवा तक न लाया करती थी। मगर आज उनका असल रूप देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आज मुझे समझ आ रहा था कि भाई उसे क्यों मारा करते थे। मुझे याद था जब पहली बार मैंने आधी रात को भाई के कमरे से अजीब सी आवाजें आती सुनी तो मैं उनके कमरे की खिड़की से देखने लगी। भाई भाभी को बहुत मार रहे थे और वो खामोश बैठी उनकी मार सहती रही। मैं सख्त हैरत में पड़ गई थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो भाभी के यहाँ बच्चे की विलादत हुई थी और बच्चे एक दिन बाद फौत हो गए थे। भाई और भाभी का कहना था कि बच्चे बीमार पैदा हुए थे तभी फौत हो गए हैं। मैं सारी रात रोती रही थी, भाई को कुछ नहीं कह सकी थी। मगर दूसरे दिन भाभी को जाकर पूछ लिया, भाभी वो आपको क्यों मार रहे थे? मेरी बात पे भाभी पहले तो कुछ घबरा गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो फिर से रोने लगी। बस रानिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन वो सब क्या था? मैंने उनका हाथ थामा और आंसू पूछे। रानिया, तू कभी शादी ना करना और कर लेना तो बच्चा ना पैदा करना। इस दुनिया में औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, कोई उसका साथ भी नहीं देता। वो मेरे गले लगकर रोने लगी थी। मैंने अम्मा से कहा तो वो भी रोने लगी कि उनके पोते इस दुनिया में 2 दिन भी सांस ना ले सके। लेकिन अम्मा, इसमें भाभी का क्या कसूर है? मैंने चिल्लाकर पूछा। हाँ बेटी, कसूर तो किसी का भी नहीं है, बस हमारी किस्मत के खेल हैं। अम्मा ये कहकर काम में लग गई। और फिर अगली बार भाभी ने फिर 2 जुड़वा मुर्दा बच्चों को जन्म दिया और दूसरी रात भाई ने उनको बहुत मारा। मैं भागती हुई अब्बा के पास गई। अब्बा देख, भाई भाभी को मार रहा है। अब्बा ने भाई को बहुत समझाया, मगर वो गुस्से से घर से निकल गया। ये कैसी खुदगर्जी थी? ये बच्चे तो भाभी ने नहीं मारे थे, फिर उन्हें किस बात की सजा मिल रही थी?
مجھے بھائی سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب میں ان سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ بھابھی اب اداس رہنے لگی تھی اور میں نے سنا تھا کہ بھابھی پھر سے امید سے تھی۔ اس کی بار میں نے بہت ساری منتیں مانگ رکھی تھی کہ بچے زندہ سلامت پیدا ہوں، اور میں بھابھی کا بہت خیال بھی رکھنے لگی تھی۔ میں نے ابا سے کہا تھا کہ اس بار ہم بھابھی کا علاج شہر والی ڈاکٹرنی سے کروائیں گے۔ میری بات پہ ابا ہنستے تھے اور حامی بھر لی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ بھابھی کا تیسرا مہینہ تھا۔ ابا اور بھائی شہر گئے تو مجھے یہ سب دیکھنے کو ملا۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ دروازے پہ آہٹ سن کر باہر نکل آئی، جہاں بھابھی اندر آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی تالا لگا کر پلٹی تو مجھے سامنے پا کر دنگ رہ گئی۔ ان کا چہرہ سفید لٹھے کی طرح ہو رہا تھا، بس آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ جیسے کسی بے جان بت کی طرح میرے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور موم بتی جلائی۔ ہلکی سی روشنی میں بھی ان کی گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چپ چاپ چارپائی پہ بیٹھے وہ اپنی انگلیوں کو مروڑے جا رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، اب وہاں کیوں گئی تھی؟ میں نے سمارٹ لہجے میں پوچھا تو وہ ہکلائی۔ میں کہاں گئی تھی؟ پیر صاحب کے آستانے پہ کیوں گئی تھی؟ اب میں نے اپنا لہجہ اور سخت کر لیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ ان کے چہرے پہ بلا کی معصومیت اور بے چارگی تھی، مگر میں ان کی معصومیت کے دھوکے میں ہرگز آنے والی نہیں تھی۔ بھابھی، میں نے خود آپ کو آج پیر کے آستانے پر جاتے ہوئے دیکھا ہے، اس پیر کے پاس جس کی شہرت بہت خراب ہے، جو گاؤں کی عورتوں کی عزت پامال کرنے میں دیر نہیں لگاتا، اسی پیر کے پاس آپ اس وقت کیا کرنے گئی تھی؟ میری بات پوری سننے کے بعد وہ اچانک سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رانیہ، تو کچھ نہیں جانتی، تو چلی جا یہاں سے۔ وہ مجھے جانے کو کہتی رہی، مگر میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آج میں سب جان کر رہوں گی کہ بھائی آپ کو کیوں مارتا ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں ہم سب کو نیند کی گولیاں دودھ میں ملا کر پلاتی رہی تاکہ آپ پیر سے ملنے جا سکیں۔ میں نے اپنے دل کی پوری بھڑاس ان پر نکال دی، ان کے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ آپ کو یہ تک احساس نہ ہوا کہ ایک ننھی جان آپ کے وجود میں پل رہی ہے؟ میرے سوال پہ وہ اچانک بھابھی نے چلا کر کہا، احساس اب بھی ہوتا ہے، اسی کی خاطر تو وہاں گئی تھی۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ رانیہ، تجھے کیا معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تجھے سب سننا ہے تو میں آج تجھے سب سناتی ہوں۔ تو سنے گی تو تیرا انسانیت پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ وہ شدت سے رونے لگی اور کافی دیر رونے کے بعد اپنی دکھ کی داستان سنانے لگی۔ آج سے 6 سال پہلے جب میں تیرے بھائی کے ساتھ نکاح کر کے بیاہ کے اس گاؤں میں آئی تو سارے گاؤں میں دھوم مچ گئی کہ بشیر کی دلہن بہت سونی ہے۔ میں جہاں بھی جاتی سب تعریفیں ہی کیا کرتے تھے۔ انہی دنوں میری طبیعت کچھ خراب ہوئی تو بشیر مجھے پیر صاحب کے آستانے پر لے گیا، جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ پیر صاحب نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے پر جو تاثرات آئے وہ دیکھ کر میں نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا کہ مجھ پر آصف کا سایہ ہے اور ہر 2 دن بعد مجھے آستانے پر جانا ہوگا۔ یہ بات سن کر میں نے بشیر کو بہت کہا کہ میں اب اس آستانے پر کبھی نہیں جاؤں گی، مگر تیرا بھائی مجھے روز کہتا تھا کہ نیک بخت، میں روز تجھے پیر صاحب کا دم کیا ہوا پانی پلایا کروں گا اور تو چنگی بھلی ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پیر اکمل کی نیت میں کھوٹ تھے۔ مجھے کسی آصف کا سایہ نہ تھا، مگر بشیر یہ سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ چند ماہ بعد میں امید سے ہو گئی تو بشیر مجھے پیر اکمل کے پاس لے گیا، جہاں اس نے مجھے 2 راتیں اپنے آستانے پر رکھنے کی تجویز دی، مگر میں نے وہ سب ماننے سے انکار کر دیا۔ بشیر کو تو برا لگا، مگر اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ لیکن جب میں نے 2 بیمار بچوں کو جنم دیا اور وہ اسی وقت فوت ہو گئے تو اس نے اپنا سارا غصہ مجھ پہ نکالنا شروع کر دیا کہ میں نے پیر کی بات نہ مانی تھی، اس لیے یہ سب ہوا۔ میں نے بہت سمجھایا کہ یہ سب قدرت کا کھیل ہے، پیر کی کیا مجال جو میرے بچوں کو کچھ کر سکے۔ لیکن جب اگلی بار ایسا ہوا تو مجھے لگا بشیر مجھے جان سے ہی مار ڈالے گا، کیونکہ دوسرے دن بھی پیر اکمل نے بشیر کو پیغام بھیجا تھا کہ اپنی بیوی کو چند دن آستانے پر چھوڑ دو، ہم اس کا علاج کریں گے تو بچے زندہ سلامت پیدا ہوں گے۔ مگر میں نہیں مانی تھی اور اس کا سارا قصور بھی بشیر نے مجھ پر ڈال دیا۔ اور اس بار جب میں امید سے ہوئی تو بشیر نے مجھ سے کہا کہ اگر اس بار میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا اور دوسری شادی کر لے گا، اور اسی خوف کی وجہ سے کل رات پیر کے پاس گئی تھی۔ بھابھی کی آنکھوں میں جیسے خون اتر رہا تھا، اس کے لب کانپ رہے تھے۔ مگر بھابھی، آپ وہاں کیوں گئیں جبکہ آپ کے بچوں کی موت تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوئی تھی؟ میں نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا تو بھابھی نے جیسے آنکھیں بند کر کے
अपने आंसू अंदर उतारने चाहे। रानिया कल रात मैं पीर अकमल के पास गई थी क्योंकि उसने पैगाम भिजवाया था कि अगर मैं उसकी बात मान लूं तो वो बशीर को सब समझा देगा। अब मैं कई दिनों की बेचैनी सोचे विचार के बाद वहां जाने पर आमादा हुई थी। मैंने सोचा कि ये कड़वा घूंट भी पी लूंगी, शायद बशीर कुछ समझ जाए, लेकिन मैं आधे रास्ते से वापस आ गई थी क्योंकि मैं एक शरीफ घराने की बहू बेटी हूँ। मैं ऐसा कदम कैसे उठा सकती हूँ जिसमें मेरा रब नाराज हो जाए। वो मेरी जानिब सवालिया नजरों से देखने लगी। मैं जो कब से खुद पे जब्त किए बैठी थी बिलाखिर पूछ बैठी थी, मगर आप आज भी तो वहां गई थी। मेरे सवाल सुनकर वो अजीब सी नजरों से मुझे देखकर बोली, रानिया आज मैं एक खास मकसद से वहां गई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मैं हैरान सी उनको देखे जा रही थी। कौन सा मकसद? चंद दिन पहले ही मैं अपने अब्बा के गांव गई थी जहां एक डॉक्टर ने कैंप लगाया हुआ था। उस दिन मुझे हल्का सा बुखार आया हुआ था। मैंने डॉक्टर को देखकर कहा कि डॉक्टर साहब मुझे सुई मत लगाना, तो उन्होंने कहा कि उनके पास इस वक्त सुई नहीं है, जबकि मैंने उनके पास बहुत से इंजेक्शन पड़े हुए देखे थे। डॉक्टर ने बताया कि ये सब दिल के मरीजों के लिए हैं। जब उनका दिल काम करना छोड़ देता है तो ये इंजेक्शन लगाने से दिल काम करने लगता है। वो ये सब बातें किसी को तफसील से बता रहे थे और मैंने सुना कि अगर किसी ठीक ठाक इंसान को ये इंजेक्शन जरूरत से ज्यादा मिकदार में लगा दिया जाए तो उसका दिल बंद हो सकता है और कभी कभार खून का बहाव तेज या ज्यादा हो जाने से वो मर भी जाता है। तभी मैंने नजर बचाकर वो इंजेक्शन उठा लिए थे और आज जब मैं जा रही थी तब मुझे इस मंसूबे पर अमल करना ही था। आज मैं वहां जरूर गई थी मगर मेरा मकसद कुछ और था, इसलिए मैं आज जैसे ही वहां पहुंची तो मुझे अपने सामने देखकर उस गलीज इंसान ने सबको बाहर जाने का कह दिया और जैसे ही सब लोग बाहर गए तो वो खबीस चेहरा लिए मेरे करीब आने लगा और उसी वक्त मैंने वो इंजेक्शन उसकी गर्दन में चबो दिया और सारी की सारी दवाई उसके अंदर मुंतकिल कर डाली। वो हैरत से मुझे देखे जा रहा था और कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ गई थी। मुझे छू भी ना पाया था और मैं वहां से निकल आई। मुझे नहीं मालूम उसका क्या अंजाम हुआ होगा, मगर आज के बाद किसी औरत को मजबूरन अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगाना पड़ेगा। आज के बाद वो शैतान या तो इस दुनिया से चला जाएगा या फिर माजूर हो जाएगा, मगर इस गांव की औरतों की इज्जत महफूज रहेगी। भाभी दर्द सहते सहते इतनी बहादुर कब बन गई थी मुझे इल्म ना हो सका था, मगर उनकी जगह अगर मैं भी होती तो वही करती जो उन्होंने किया। भाभी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आपने उस इंसान को अपनी इज्जत पामाल करने नहीं दी। मुझे भी मेरी सहेली ने बताया था कि वो किस तरह का शैतान है जो ना समझ लोगों को बीमारी और आसेब का झांसा देकर उनका फायदा उठाता है, और औरतें ये बात अपने अंदर ही दफन कर लेती हैं कि उनके साथ आस्ताने में। मैंने भाभी को दिलासा दिया कि उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया और अब वो इस बात को भूल जाएं। मैंने उनको आराम करने का कहा और अपने कमरे में आ गई। दूसरी सुबह हमें मालूम हुआ कि कल रात पीर अकमल पे फालिज का असर हुआ था और वो इस वक्त शहर में जेरे इलाज है। डॉक्टर कहते हैं कि या तो जान जाएगी या फिर जहनी तवाज़ुन खराब हो जाएगा। ये बातें खाला शकूरा ने अम्मा को बताई थी। मैं और भाभी मुतमईन थे कि बिलाखिर एक शैतान अपने अंजाम को पहुंचने वाला था। उसी दिन अब्बा और भाई भी आ गए थे। मैंने अब्बा से वादा लिया था कि हम भाभी को शहर वाले अस्पताल ले जाएंगे और आज हम भाभी को लेकर शहर आ गए थे। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि भाभी को नॉर्मल बच्चा नहीं हो सकता, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और यही वो कारण था जिसकी वजह से पिछले बच्चे फंसने की वजह से अपनी जान गंवा चुके थे। अगर आप पिछली डिलीवरी में उनको यहाँ ले आते तो वो बच्चे भी बच सकते थे। डॉक्टर की बात सुनकर भाई की गर्दन झुक गई थी। कुछ ही देर बाद ऑपरेशन हो गया और भाभी ने 2 जुड़वा बेटा और बेटी को जन्म दिया। दोनों ही सेहतमंद थे और हम सबकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने भी भाभी से पूछा कि ये कैसा इत्तेफाक है कि हर बार आपको जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। तब वो मुस्कुराकर बताने लगी कि उनकी नानी और खाला को भी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे और वहां से ये वरासत मुझ में भी मुंतकिल हो गई। हम ये सुनकर हंस पड़े और अब की बार मैं उनके कमरे से गुजरी तो जो कुछ सुना मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। भाई कह रहे थे, नेक बख्त मुझे माफ कर दे, इस जाली पीर की बातों में आकर मैंने तुझ पे बहुत जुल्म किया। वो तो अपना इलाज भी ना कर सका, तेरा क्या करता। उनकी बात सुनकर मैं हंस दी थी। आज सब कुछ ठीक हो गया है और हम सब खुशी खुशी रह रहे हैं।